काजी निजामुद्दीन को कोरोना हुआ है, वो पॉजिटिव मिले हैं। मंगलौर के कांग्रेस विधायक हैं काजी निजामुद्दीन और विधायक ने अब खुद को होम आइसोलेट किया है। साथ ही अब उनके संपर्क में आए लोगों को ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है कि उनका भी जांच किया जा सके, परीक्षण किया जा सके। तो ऐसे में कोरोना का कहर, चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी विनीत त्यागी से। विनीत, बताइए कि क्या अभी तक पता चल पाया कि कितने लोगों के संपर्क में आए हैं विधायक जी? जी बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, जिस तरह से लगातार रुड़की क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लगातार 200 से 250 के बीच में रोज केस आ रहे हैं, तो उसी तरह से अब मंगलौर से कांग्रेस विधायक जो काजी निजामुद्दीन है वो भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने अपील भी की है कि जो मेरे संपर्क में आए हैं वो अब टेस्ट करा ले, ताकि जो संक्रमण है वो बढ़े ना। और जो कह सकते हैं कि रिपोर्ट कितने घंटे में आ रही है टेस्ट कराई हुई? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिससे हमारे से उनके जो पीए हैं उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि विधायक जी ने आज ही टेस्ट कराया था, उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। तो पूरी तरह से अब लगातार कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है, लगातार केस सामने आ रहे हैं और वो प्रशासन द्वारा जो है सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। तो अब सभी से यही अपील प्रशासन भी कर रहा है कि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उनसे लोग सावधानी बरतें। जी बिल्कुल, और वो लोग जिनके रिपोर्ट नहीं आए हैं वो भी एहतियातन आइसोलेट रहें। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विधायक पॉजिटिव हैं, लेकिन रुड़की के आसपास के इलाकों में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मंगलवार को 557 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। साथ ही आईआईटी रुड़की में 100 से ज्यादा स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इधर राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की आवासीय कॉलोनी में भी 30 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद आवासीय भवनों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद लोगों को अलर्ट रहने की और भी ज्यादा जरूरत है। पॉजिटिव आए हैं तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, जिसमें 57 तो आईआईटी रुड़की में थे और 30 एनआईएच के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की जो कॉलोनी है जल विहार, उसके अंदर पॉजिटिव आए हैं। और पूरे ही रुड़की के अंदर चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सभी के अंदर हर गली के अंदर एक दो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, पूरी फैमिली आ रही हैं और जनता को बहुत तेजी से सचेत होने की आवश्यकता। मसूरी से इस वक्त की बड़ी खबर, बैंक कर्मी को कोरोना हुआ है, वो कोरोना पॉजिटिव है। स्टेट बैंक में काम करने वाले कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। एसबीआई की ब्रांच को एक दिन के लिए बंद किया गया। बैंक के बाकी कर्मचारियों का भी टेस्ट कराया जा रहा है, क्योंकि बैंक में कितने लोग आते हैं, ये पब्लिक प्लेस है। एक दिन के लिए बंद करके सैनिटाइज कराया जा रहा है, लेकिन एसबीआई के एक कर्मचारी को कोरोना वो पॉजिटिव है। सुमित से बाकी की डिटेल लेते हैं। सुमित, बताइए बाकी लोगों का टेस्ट हुआ, कब तक रिपोर्ट आनी है? जी देखिए, जिस तरीके से मसूरी में बैंक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है उसके बाद यहाँ पर बैंक को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वही जो बैंक के जो कर्मचारी इनके संपर्क में आए थे उन सबका कोरोना टेस्ट यहाँ पर कराया जा रहा है। अभी तक सभी के कोरोना टेस्ट की कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से मसूरी में लगातार कोरोना का जो संक्रमित मरीज है उनकी संख्या बढ़ रही है, उससे चिंता की विषय साफ तौर पर देखी जा रही है। एसडीएम मसूरी खुद इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मसूरी में अब तक करीब 45 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है वो इस समय है जिनको होम आइसोलेट किया गया है। जी बिल्कुल सुनील, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस बैंक में गए तमाम लोगों को भी एहतियात बरतना होगा और फिलहाल कर्मचारियों की जांच कराई जा रही है। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर उत्तराखंड में कोरोना के 1953 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 13 लोगों की जान भी गई है। सूबे में कोरोना के अब कुल एक्टिव केस 10,770 हैं। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 1,14,024 मामले सामने आ चुके हैं। अभी भी 23,233 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। तो ऐसे में अंदाजा लगाइए जब ये रिपोर्ट आएगी तो आंकड़े कहां पहुंचेंगे। तो ये कोरोना अपडेट है उत्तराखंड की। 24 घंटे के भीतर 13 लोगों की जान गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख पार पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में कुल 1,14,000 एक्टिव केसेस, 23,233 सैंपल की रिपोर्ट अभी बाकी अवेटेड है। 24 घंटे में लगभग 2,000 के करीब।
तो उत्तराखंड में कोरोना का खौफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अप्रैल महीने की शुरुआत से अगर गौर करें तो कोरोना के केस हर दिन बढ़ रहे हैं। 1 अप्रैल को उत्तराखंड में कोरोना के 293 मामले रिपोर्ट किए गए थे, जबकि 2 अप्रैल को 500, 3 अप्रैल को 364, 4 अप्रैल को 439, 5 अप्रैल को 550 मामले सामने आए। वहीं 6 अप्रैल को 547, 7 को 751 रिपोर्ट किए गए केसेस। 8 अप्रैल की बात कर ले तो 751 से सीधे जंप आता है 1109 पे, और वहीं 9 अप्रैल की बात करें तो फिर कम हुआ 787, 10 अप्रैल को 748, 11 अप्रैल को 1200 हो जाता है मामला, सीधे 700 से 1233, 12 अप्रैल को 1333 और 13 अप्रैल को 1334 केस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि 14 अप्रैल की बात करेंगे आप तो 1300 सीधे मामला पहुंच जाता है 1950 पे। आंकड़े साफ बताते हैं कि कोरोना का ग्राफ कितना फ्लक्चुएट करता रहा है, लेकिन जो ग्रोथ है, जो बढ़त है, वो बड़ी तेज है। तो ये हैं कोरोना के आंकड़े उत्तराखंड से, किस तरीके से 1 अप्रैल से अब तक मामला आगे बढ़ता चला गया। बीच में थोड़ा कम होने को देखा गया, लेकिन जैसे ही 8 अप्रैल के बाद से अगर आप देखें, 9 अप्रैल के बाद देखें, थोड़ा कम आया आंकड़ा, लेकिन 10 और फिर बड़ी खबर इस वक्त बताएं, कोरोना संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला, दिल्ली में लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन। रिकॉर्ड मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला आ गया। थोड़ी देर पहले एबीपी गंगा पर हमने सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको दिखाई थी, बताया था कि वीकेंड लॉकडाउन को लेकर एलजी के साथ बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, और ये लीजिए अब ये कंफर्म हो चुका है। मैं समझ सकता हूं कि इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रिस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने ज़रूरी हैं। इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के सहयोग की अपील करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। नमस्कार। तो सुना आपने सीएम केजरीवाल को, जहां उन्होंने कहा सुविधा तो होगी लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं बचा है। जिस तरीके से रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं, अब कोई चारा नहीं बचा है। वीकेंड लॉकडाउन के लिए ग्रीन सिग्नल, और ये रेड सिग्नल है तमाम लोगों के लिए। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, जो सीधे दिल्ली से जुड़े हैं। तो अविनाश, हमने अभी ये सूत्रों के हवाले से यही खबर बताई थी और समझाया था कि वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है, और ये स्पष्ट हो गया। जी बिल्कुल, इसने लता अगर बात करें तो जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर, जब समीक्षा बैठक जारी हुई तो इसको लेकर चर्चा की गई, और तभी हमने सूत्रों के अनुसार अपनी ये खबर जो है दर्शकों को सबसे पहले दी थी। और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ऐलान कर दिया है, जो वीकेंड कर्फ्यू होगा वो शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक का होगा, और इस दौरान किसी भी तरीके की कोई आवाजाही नहीं इजाजत होगी। जो लोग इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनके आवागमन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और खासतौर से अगर बात करें तो ये शादियों का सीजन भी आने वाला है, तो जो बारात घर हैं, जो तमाम सारे ऐसे गेस्ट हाउस है जहां विवाह का आयोजन होता है, उनको कर्फ्यू पास विशेष तौर पे जारी किया जाएगा। अगर उनका विवाह शनिवार या रविवार को पड़ रहा है किसी का, तो उनको कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। उस कर्फ्यू पास के तहत ही वो फिर विवाह घर में जाके विवाह आयोजन कर सकते हैं। बाकी और तमाम सारी चीजों पे, सुविधाओं में कटौती की जाएगी। जो आम दिनों थे, आम दिनों में जो अभी तक 50% रखा गया था सीट्स को लेकर सिनेमा हॉल में, उसमें भी कटौती की गई है। 30% सिनेमा हॉल ही अब जो है बुक हो सकेंगे, वहाँ की जो सीट है वो केवल 30% बुक हो सकेगी। और नाइट कर्फ्यू के साथ साथ आम दिनों में नाइट कर्फ्यू लगेगा, और बाकी वीकेंड पे पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार की रात को 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से दिल्ली में आवागमन बंद रहेगा। केवल जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं वही आवागमन कर सकेंगे, और अगर किसी को अधिक जो इमरजेंसी पड़ती है तो उसको बाकायदा कर्फ्यू पास दिया जाएगा। जो कोई अगर मरीज है जिसके घर में या तीमारदार हैं, तो उनके जो तीमारदार हैं या जिनको परिजन है मरीजों के, कहां से बनेगा दिया जाएगा, जिससे कि वो आवागमन कर सके। ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं क्या माकूल?
जी बिल्कुल स्नेहलता, ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो एसडीएम कार्यालय से एक कर्फ्यू पास जारी किया जा रहा है और बाकायदा इसके लिए पहले भी घोषणा की गई थी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अब जिस तरीके से पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया दिल्ली के अंदर और केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे थे उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 5000 बेड्स अभी दिल्ली के अंदर खाली हैं, लेकिन जो तमाम सारे जैसे बड़े अस्पताल है, एलएनजेपी है, इसके अलावा अगर बात करें तो आरएमएल है, सफदरजंग है, बड़े अस्पताल की ओर तुरंत न भागे, पहले छोटे अस्पताल में देखें, अगर छोटे अस्पताल वालों को जरूरत होगी तो बड़े अस्पताल में रिफर करेंगे, तब बड़े अस्पताल में जाए। ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा, क्योंकि कई सारे दिनों से रिपोर्ट्स आ रही थी कि जितने बड़े अस्पताल हैं वहां पे बेड फुल हो चुके हैं और वहां पे मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं और यही कारण है कि तमाम सारे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब मुख्यमंत्री ने खुद बिल्कुल अविनाश, बदहाली का आलम तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन अब जाके एक बड़ा फैसला हुआ कि कम से कम वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने की बात सामने आई। अभी भी मामले नहीं संभले तो आगे क्या होगा इस पर भी हमारी नजर बनी ही है। और लॉकडाउन कोई नहीं चाहता है कि पूरी तरीके से लगाया जाए, बट वीकेंड में लगाना पड़ा है यहाँ पर। शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर काशीपुर से मिल रही है, कोरोना का विस्फोट, करीब 40 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 2 पॉजिटिव बुजुर्ग हैं जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी मौत की खबर मिली है। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। काशीपुर में कोविड केयर सेंटर बनाने की अब कवायद शुरू हुई है। लगता नहीं है कि काफी लेट है, लेकिन फिर भी अब ये कवायद शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बम यहाँ फूट रहा है, 2 बुजुर्गों की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले पर नए सिरे से कवायद चालू है कि जल्दी से जल्दी कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, क्योंकि अस्पतालों के लिए काशीपुर जैसी जगह में कितना संभव होगा कि कोविड के पेशेंट अगर लगातार इस तरीके से आने लगे, इस झोंक में एक साथ 40 केसेस आने लगे तो क्या किया जाएगा। तो ऐसे में कोविड केयर सेंटर बनाने की कवायद शुरू। हरिद्वार की बात करें तो महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान संपन्न होते ही कोरोना के मामले तेजी पर हैं। 5 अखाड़ों के 9 संत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि बॉर्डर और कुंभ क्षेत्र में करीब 200 लोग पॉजिटिव मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि बॉर्डर कुंभ क्षेत्र में कुल 25,000 लोगों का रैंडम जांच किया गया, चेक किया गया, तो वहीं 6,000 से ज्यादा लोगों की आरटीपीसीआर जांच हुई है। तो कुल मिलाकर कुंभ और बॉर्डर और बेला क्षेत्र में जब लोगों की सैंपलिंग हुई, उनकी जांच हुई, तो 5 दिन में करीब 1500 लोग संक्रमित मिले हैं। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत सल्ट पहुंचे हैं। कुछ देर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ में प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, सांसद अजय टमटा, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद हैं। तो सल्ट के समर को लेकर तस्वीर आ सकती है। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगल और तेजी से धधकने लगे हैं। इस बार ऐसा लगता है कि जंगलों को खाक करने पर यह आग आमादा है। उत्तराखंड से 2 अलग अलग जगह की तस्वीरें देखिए। एक तरफ मसूरी के जंगलों में आग लगी है तो दूसरी तरफ नैनीताल के जंगल जल रहे हैं। ये सिर्फ जंगल नहीं जल रहे हैं, ये पूरा इकोसिस्टम है जो पहाड़ों की जिंदगी को बचाकर संतुलन बनाकर चलता है। इसके अंदर कई सारी जिंदगियां बेजुबानों की बस्ती हैं, उनका ये आशियाना है। लेकिन कैसे आग लगी है देखिए। पौड़ी में 8 साल बाद भी कलेक्ट्रेट परिसर की नई इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाई है, जिस कारण वजह से कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग अधर में ही अटकी है। जिला प्रशासन और प्रशासन के समस्त स्टाफ को अगर देखा जाए तो सरकारी कामकाज अंग्रेजों के समय बनी पुरानी इमारत में ही निपटाने पड़ रहे हैं। इमारत की हालत काफी खराब है। एक बार फिर से कर्मचारियों के नए इमारत में शिफ्ट होने की उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद कब पूरी होगी नहीं पता। नवीन भवन का निर्माण कार्य हो रहा था, ये निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फिनिशिंग का कार्य के लिए हमने अतिरिक्त उसमें कुछ प्राविधान करने थे, जैसे मीटिंग हॉल है, डीएम एडीएम, साथ में इसमें ईएनएम डिवीजन जो होता है पीडब्ल्यूडी का, उन्होंने जो है अपना स्तर से इसका 1.95 करोड़ का एक डिमांड भेज रखा है शासन को। उसके लिए मैंने शासन में वार्ता भी किया था, जल्दी धनराशि प्राप्त हो जाएगी। उसमें प्रमुखता से हमारा लिफ्ट और जो विद्युत संयोजन के अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं वो करना आवश्यक रहेगा।
और जोशीमठ में मौजूद फूलों की घाटी को 1 जून से सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। वन विभाग जल्द ही फूलों की घाटी के रास्ते पर जमे हिमखंडों को काटकर रास्ता तैयार कर रहा है। आज वन विभाग की टीम फूलों की घाटी में रेकी के लिए जाएगी। इस दौरान रास्तों को चेक किया जाएगा। वन विभाग की माने तो घाटी में 4 जगह बड़े बड़े हिमखंड जमे हुए हैं। पिछले साल की अगर आप बात करेंगे तो फूलों की घाटी को कोरोना की वजह से काफी देर से खोला गया, जिस वजह से सिर्फ 945 सैलानी ही पहुंच पाए थे। हालांकि इस बार कोशिश है कि ज्यादा सैलानी पहुंचे।